हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7th का हिस्ट्री, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद किस तरीके से अंतिम दिल्ली सुल्तान रूलर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की और उसके बाद ये एम्पायर धीरे धीरे बहुत ही बेहतरीन किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन यहां हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश करेंगे। बाबर और उसके बाद के रूलर्स हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, ये जो 6 रूलर्स थे मुगल डायनेस्टी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रूलर्स थे, जिन्होंने जो मुगल एम्पायर भारत में एक्सपेंड की या स्थापित किया वो इतने सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने एक्सपेंड किया और एस्टेब्लिश किया कि औरंगजेब की डेथ के बाद भी 1857 तक मुगल्स भारत के सबसे ताकतवर रूलर्स बने रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कैसे एडवेंट हुआ मुगल्स का हिंदुस्तान में। मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर कौन था? बाबर एक मुगल एम्परर था। ये मुगल्स कौन थे? बाबर और इनके जो फोरफादर्स थे वो सब टर्किश रूलर थे और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर इन लोगों का रूल था। इनके फादर उमर शेख मिर्जा फरगना के रूलर थे। अफगानिस्तान में फरगना के रूलर थे। बाबर का जन्म 1483 में हुआ और मात्र 12 साल की उम्र में, 11 साल कंप्लीट करने के बाद वो 12 साल के जब हुए 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, उमर शेख मिर्जा की, और बाबर फरगना के रूलर बने। लेकिन परिस्थितियां इनकी विपरीत थी और बाबर को फरगना छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करना पड़ा। कुछ सालों तक तो बाबर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसी इलाके में एक मंगोलियन ट्राइब थी जिनका नाम था उज़्बेक्स। जिस समय उज़्बेक्स का राजा जो था सबानी था, मोहम्मद सबानी, उस टाइम पर सबानी ने फरगना पर हमला किया और इन मुगल्स को अपनी मातृभूमि को छोड़ के, अपने साम्राज्य फरगना को छोड़ करके वहां से निकलना पड़ा। और कई वर्षों के प्रयासों के बाद 1497 में, लगभग 2.5-3 साल तक बहुत प्रयासरत रहने के बाद, बाबर ने समरकंद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से बाबर, जो फरगना के रूलर थे, वो 1494 में फरगना के रूलर बने और उज़्बेक्स के कारण उन्हें फरगना छोड़ करके वहां से निकलना पड़ा। और आज के वर्तमान के जो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान के इलाके में समरकंद में उन्होंने अपना नेक्स्ट साम्राज्य स्थापित किया। बाबर ने 1497 में से 1501 तक समरकंद के अंदर भी उनको प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई और अनेकों बाह्य हमलावरों से इनको अपने साम्राज्य को बचाने में, बनाए रखने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो 1497 से 1501 तक अपनी स्थिति को समरकंद में मजबूत करने के बाद
बाबर ने भारत पर हमला करने का विचार किया। सबसे पहले बाबर ने अफगानिस्तान, आज जो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, 1504 में बाबर ने काबुल को अपने कंट्रोल में किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाया और 1526 में बाबर ने भारत पर हमला किया और अंतिम लोधी डायनेस्टी के अंतिम राजा, अंतिम सुल्तान, द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी के साथ हरियाणा के पानीपत में, पानीपत की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया भी और वहां उनकी हत्या भी कर दी। पूरी मुगल डायनेस्टी में, पूरी दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी ही ऐसा सुल्तान था जिसको युद्ध के मैदान में ही मार दिया गया था। इब्राहिम लोधी हार गया, भारत में मुगलों का आगमन हुआ। परंतु भारत एक बहुत विशाल देश है। यहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहा करते हैं। इस तरह के विशालकाय सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना कोई आसान खेल नहीं था। 1526 की लड़ाई के बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना बाबर को करना पड़ा। भारत के बहुत सारे राजपूत योद्धाओं ने और दिल्ली सल्तनत के समय लोधी डायनेस्टी के समय से ही कुछ अफगान रूलर्स भी हिंदुस्तान के उत्तरी भाग में रूल करते थे। तो अफगानों का मुकाबला दूसरी तरफ हिंदू राजपूत राजाओं का मुकाबला बाबर को करना पड़ा। परंतु बाबर की सेना, बाबर की सवार सेना और बारूद का इस्तेमाल, इससे पहले हिंदुस्तान में किसी को भी बारूद के बारे में जानकारी नहीं थी। तो घोड़ों पर सवारी करने वाले तीरंदाजों ने बाबर की सेना को मजबूती दी और दूसरी तरफ उसकी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए बारूद ने उनको भारत में विजयी बना दिया। 1526 की पहली पानीपत की पहली लड़ाई में मुगलों का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद मेवाड़ के शासक राणा सांगा से बाबर के दो दो हाथ हुए। 1527 की इस लड़ाई को बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। खानवा की इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। इसके बाद 1528 में मालवा के क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय बाबर से भिड़े और इस लड़ाई में 1528 में मेदिनी राय की हार हुई। ऐसे फिर 1529 में भी एक घाघरा की लड़ाई हुई जिसमें भी बाबर की जीत हुई। तो 1526 में जो बाबर भारत में आया वो 1530 तक, अपनी मृत्यु के समय तक शांति से अपने साम्राज्य को नहीं चला पाया। एक के बाद एक बहुत सारी लड़ाइयां उसने लड़ी और लड़ते लड़ते 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। परंतु इन 4 सालों में काबुल से लेकर मथुरा, आगरा तक का ये संपूर्ण क्षेत्र, बहुत सारा राजस्थान का मेवाड़, मारवाड़ का क्षेत्र बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य कंट्रोल में आ गया था। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई आगरा में। परंतु बाबर की इच्छा के अनुकूल उनका जो टॉम्ब बनाया गया वो काबुल में बनाया गया। तो बाबर को काबुल में दफना दिया गया। बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दीआशीन हुए। हुमायूं भी
इसी तरह के लड़ाइयों से जूझते हुए उत्तरी पश्चिमी भाग भारतीय महाद्वीप पर शासन करते रहे। परंतु उसके बाद किस तरीके से मुगल एम्पायर को स्थापित करने में मुगल बादशाहों ने किस तरीके से मुगल बादशाहों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और प्रशासन में सुधार के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई, किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की, किस तरह का प्रशासनिक ढांचा उन्होंने तैयार किया, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आज के इस पार्ट में मैं आपको यह बताना चाहता था कि बाबर जो हिंदुस्तान में आया वो किन के वंशज थे, कौन थे ये मुगल, किस वंश से बाबर आते हैं। तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है। बाबर दो बड़े वंशों से संबंधित था। अपने पिता की तरफ से वो तैमूर लंग का वंशज था, इसलिए उसे टिमुरिड डायनेस्टी का डिसेंडेंट या सक्सेसर भी बोला जाता है। तो वो तैमूर के खानदान से था, उनके दादा परदादा वो तैमूर के वंश से थे, इसलिए हम उन्हें तैमूरिड डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, तैमूरिड एम्पायर भी बोल सकते हैं। परंतु मदर की साइड से, फ्रॉम देयर मदर साइड, दे बिलोंग टू मंगोलियन डायनेस्टी, मंगोलियन एम्पायर। रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया एक देश है और उस जमाने में 13वीं और 14वीं शताब्दी में गंगीज खान ने मंगोल एम्पायर को भारत की सीमाओं तक विस्तृत कर दिया। चाइना और मध्य एशिया तक मुगल डायनेस्टी फैली, मंगोलियंस की डायनेस्टी फैली हुई थी। तो इस तरह से जो मुगल्स थे वो अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे और अपनी माता की तरफ से वो मंगोल थे। परंतु बाबर और उसके वंशज अपने आप को तैमूरिड डायनेस्टी बताने में ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते थे, ना कि मंगोलियन। वो अपना संबंध मंगोलियन राजाओं से छुपाते थे। वो कभी अपने आप को मंगोलियन नहीं बताना चाहते थे। ऐसा क्यों? वो अपने आप को टिमुरिड बता करके क्यों प्रसन्न होते थे और अपने आप को मंगोलियन बता, इस पहचान को क्यों छुपाना चाहते थे? क्योंकि दोस्तों, मंगोलियन डायनेस्टी या मंगोलियन एम्पायर, गंगीज खान द्वारा स्थापित यह एम्पायर बहुत ही नृशंस हत्याओं के लिए, क्रूरता से बच्चों, औरतों और इननंबरेबल इनोसेंट लोगों को मैसेकर करने के लिए बदनाम थी। इतिहास में मंगोल्स का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो बहुत ही क्रूर शासन मंगोलियंस ने किया है। उन्होंने बहुत सारे निर्दोष लोगों को बिना किसी कारण के नृशंस हत्याएं की उनकी। तो इसलिए मुगल्स अपने आप को मंगोलियंस का वंशज बताने से कतराते थे, नाखुश थे। जबकि तैमूर लेन दिल्ली सल्तनत के टाइम पर 1398 में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर तैमूर ने भारत पर हमला किया और संपूर्ण उत्तरी भारत में अपने राजदूत, अपने गवर्नर या अपने आर्मी कमांडर खिज़र खान को प्रशासन करने के लिए तैमूर लेन यहां छोड़ गया। खिज़र खान ने हिंदुस्तान में सैयद डायनेस्टी की नींव डाली। तो इस तरह से तैमूर जो इनकी वंशावली है वो बड़ी ही गौरवान्वित इनका इतिहास रहा है, क्योंकि 1398 में 1398 में भारत पर तैमूर ने हमला किया, उसके बाद यहां पर अपना रूल स्थापित किया था।
अपनी डायनेस्टी यहाँ पे स्थापित की, और उनके जो कमांडर थे, आर्मी कमांडर्स, उन्होंने भारत में सैयद डायनेस्टी की नींव डाली और उन्होंने लगभग 40-50 साल तक हिंदुस्तान में रूल किया, प्रशासन चलाया। तो इसलिए जो मुगल्स थे वो अपने आप को टिमुरिड डायनेस्टी का बताने में ज़्यादा प्रशंसा महसूस करते थे, ना कि मंगोलियंस डायनेस्टी से। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में हमने जाना बाबर का जन्म कब हुआ, वह फरगना का रूलर कब बना, उज़्बेक्स के हमलों के कारण, उज़्बेक्स का हमलावर जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद सबानी। तो मोहम्मद सबानी के कारण मजबूर होकर बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा, और फिर उन्होंने समरकंद को अपना नेक्स्ट एम्पायर बनाया। फिर कैसे उसने भारत में पहली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल डायनेस्टी की नींव डाली। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। आज के इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों बाबर के बाद के मुगल बादशाहों के बारे में, उन्होंने किस तरीके से अपनी डायनेस्टी को एक्सपेंड किया। और आपके इस चैप्टर में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में दिया हुआ है, अकबर और उसके 9 रत्नों के बारे में दिया हुआ है, जिसमें खासकर टोडरमल के बारे में, और अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, आइन अकबरी लिखा। तो ये सारी बातें हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।